फौजी कैंप के अंदर खाली ग्राउंड में पिंजरे में बंद है एक आदमी। बुद्धिस्ट मॉन्क जैसा इस आदमी का सर पे बैंडेज बंधा हुआ है। कल शाम में बहुत मार पड़ा है इन्हें। इसके बाद से ये बेहोश पड़े हुए थे। अब उन्हें होश आने लगता है और उनके कानों में कोई आकर कह रहा था, दोस्त उठो उठो दोस्त। आधी नींद में आधा जागा हुआ ये आदमी अब सामने वाले को पहचानने का कोशिश करता है। अगला कहता है कि अपने दोस्त को भूल गए हो, मैं अनवर। अब ये आदमी अगले को देख के सोचता है कि हाँ, ये तो अनवर जैसा ही लग रहा है। अनवर पूछता है कि दोस्त हरगोविंद, तुम यहाँ पर कैसे? क्या तुमने धर्म त्याग दिए? बुद्धिस्ट मॉन्क जैसा दिखने वाला आदमी एक्चुअली में हरगोविंद सिंह था। वो अनवर हुसैन का दोस्त था। हरगोविंद अनवर से कहता है कि मेरी बातें छोड़ो, तुम यहाँ पर कैसे? अनवर कहता है कि मैं इस डिटैचमेंट का सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ। आजाद हिंद फौज के हरगोविंद सिंह को अब सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कल शाम में अंग्रेजों ने उसे किस तरह से पकड़ लिया था और पकड़ के बेदर्दी से मारा था। वो अपने दोस्त अनवर से कहता है कि दोस्त एक एहसान करोगे? अनवर कहता है, जान कबूल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अबू हुसैन और आज मैं आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत सी दोस्ती की कहानी बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत से शुरू करते हैं। आज से 7-8 साल पहले हरगोविंद सिंह अपने पिताजी के साथ कलकत्ता के भवानीपुर में रहता था। वहाँ पर उसके पिताजी का मोटर पार्ट्स का कारोबार था। एक बार बाप बेटे में झगड़ा हुआ और हरगोविंद सिंह घर से निकलकर सिंगापुर पहुंच गया। वहाँ पे साल भर के लिए किसी के गैरेज में काम किया और फिर अपना गैरेज खोल लेता है। तब सिंगापुर ब्रिटिश राज के कंट्रोल में था। हरगोविंद सिंह को काम निकालना आता था। क्लब से स्कॉच वगैरह लेके अपने ओवरकोट के पॉकेट पे डाल के ब्रिटिश ऑफिसर के ऑफिस में जाता था। गाड़ियों के मरम्मती का, पेट्रोल, खाना, मजदूर या मेडिसिन के सप्लाई का ऑर्डर जुगाड़ लगाता था। इसके बाद सिंगापुर का कंट्रोल लेता है जापानी आर्मी। लेकिन हरगोविंद का काम एज इट इज चलते रहता है। वो अब जापानी ऑफिसर्स वगैरह से ट्यूनिंग बिठाता है। इसी के जरिए वो आजाद हिंद फौज का भी ऑर्डर लेता था। शुरुआती दिनों में ऐसे ही एक ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए वो ट्रक लेकर जापानी प्रिजन कैंप में जाता है। लेकिन उसके ट्रक के पिछले चक्के गीली मिट्टी में दब जाता है। कमांडर के कहने पर 8-10 आदमी आके उसका ट्रक को उठाने का कोशिश करता है, लेकिन लेफ्ट साइड का पीछे का चक्का एकदम फेंस के बगल में था, तो उसे उठाने के लिए एक आदमी से ज्यादा वहां पे खड़े नहीं हो सकता था। बहुत देर से 8-10 जवान उस ट्रक को धक्का मारकर आगे करने का कोशिश किए, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। हरगोविंद अपना स्टीयरिंग से उतरकर बाकी उसे कहते हैं कि तुम लोगों से नहीं होगा, मैं ही इस ट्रक को धक्का मारकर उठा देता हूँ, खाते क्या हो तुम लोग? दूर बैठकर मजे ले रहा था एक लंबा चौड़ा पठान। वो अपना कुर्ता खोलते हुए आकर हरगोविंद से कहता है कि सरदार जी, आप जाकर स्टीयरिंग में बैठो, मैं ही उठा देता हूँ। और बाकी जवानों से कहता है कि मुंह बंद करके कुछ नहीं होगा, साथ में बोलेंगे मारो जवान है ही हो। और पहली कोशिश में ही वो ट्रक को उठा देता है। हरगोविंद अपने ट्रक को साइड में लगाकर नीचे आकर उस पठान से कहता है, शुक्रिया। पठान अब उस हाथ को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो अपने शर्ट को झाड़ के पहनने लगता है। वो कहता है कि सरदार जी, आप पूछ रहे थे ना कि हम लोग खाते क्या है? हम लोग खाते हैं कंकर मिलाया हुआ गेहूं का आटे का रोटी, वो भी आधा पेट, जो वो चोर ठिकादार यहाँ पर ला कर देता है। हरगोविंद को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। उसे मालूम था कि ये पठान उसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है क्योंकि अभी अभी ये पठान ने उसका हेल्प किया है। वो पठान ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से जापानियों का कैदी था। वो नहीं चाहता था कि आजाद हिंद फौज ज्वाइन करे, क्योंकि उस फौज में ज्वाइन करने से अपने ही देश वाले भाइयों को मारना पड़ता, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहा था। इसके बाद से जब भी हरगोविंद ट्रक लेकर उस कैंप में गया है, हर बार पठान कहता था, आधा बर्ज सरदार जी और तबीयत शरीफ। ऐसे करते करते एक दिन हरगोविंद को वो पठान नहीं दिखा। हरगोविंद किसी और से पूछा कि वो पठान कहाँ है, तो वो कहता है कि कौन? अनवर हुसैन। वो तो पठान नहीं, पंजाबी है। हरगोविंद का मन नरम हो जाता है क्योंकि पुश्तैनी घर उसका अमृतसर का है। दोनों 50 मील की दूरी की जगह, अमृतसर और लाहौर। वो आदमी कहता है कि अनवर जेल में है। क्यों? वो कहता है कि एक दिन अनवर नमाज पढ़ रहा था और जापानियों को पता नहीं कि ये क्या कर रहा था। उसको लग रहा था कि ये एक्सरसाइज कर रहा था। वो 2-3 बार उसके नाम से पुकारा, लेकिन अनवर ने जवाब नहीं दिया। आके उसका हाथ पकड़ के खींचा। अनवर ने भी जड़ दिया एक झापड़। उसका एक दांत हिल गया था। उसके बाद से 3 दिन से वो जेल में है। इसके बाद जब भी हरगोविंद वहां पे गया है, दोनों एक दूसरे का देश का खबर लेते थे और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन अनवर हरगोविंद से कहता है कि दोस्त के लिए तुम कुछ नहीं कर सकता है? हरगोविंद ने कहा था, जान कबूल, हुक्म फरमाइए। अनवर उस प्रिजन कैंप से भागना चाहता था। ये सुनकर हरगोविंद बहुत हंसा था। अनवर चाहता था कि वहां के बगल में जो छुप्पनपुर की जगह है, वहां से पैदल पैदल हजारों मील दूर वो लाहौर तक पैदल चला जाएगा, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। ठहारे लगाकर हंसने के बाद हरगोविंद कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि वो किसी तरीके से हरगोविंद के गाड़ी तक भी नहीं पहुंच सकता था। अनवर हंसा नहीं था। वो कहता है कि गाय भी ताकत से अगर मैं तुम्हारा गाड़ी में पहुंच गया तो? हरगोविंद हंसते हुए कहा था कि फिर मैं तुम्हें छुप्पन तक छोड़ कर आऊंगा। एक दिन ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद रात में हरगोविंद अपना गाड़ी गैरेज कर रहा था। अचानक देखता है कि पेट्रोल का ड्रम से कोई पहलवान जैसा आदमी उठकर खड़ा होता है। हरगोविंद का हाथ पकड़कर कहता है कि दोस्त, जुबान दिया था तुमने, अब ले चल छुप्पन। हरगोविंद शॉक्ड रह जाता है। उसे छुपाते हुए कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? अनवर कहता है कि अब तक तो रात की गिनती भी हो चुकी होगी, एक आदमी कम देखकर अब तक तो पगला घंटी भी बज चुका होगा। हरगोविंद को कुछ समझ नहीं आता है।
क्योंकि उसके पास अभी 2 ही रास्ते खुले थे। या तो वो खुद अनवर को लेकर जाए, इससे तो वो खुद भी पकड़ा जाता, या फिर जापानी ऑफिस में फ़ोन करके उसका इत्तला कर देता। लेकिन वो तो पूरी तरह से नमक हरामी होता। सरदार हरगोविंद सिंह ने जुबान जो दिया था, मजाक में ही सही, लेकिन अगले ने तो मजाक में नहीं लिया। उस रात दोनों ने बहुत बातें की। दूसरा दिन अर्ली मॉर्निंग में हरगोविंद एक ट्रक में कुलियों को लेकर उसी छुप्पन की तरफ जाने वाला था। वो खुद अनवर को उस गाड़ी में बिठाकर छुप्पन तक पहुंचा के आएगा, पहुंचा कर भी आया था। इस आखिरी मुलाकात में भी अनवर ने उससे कहा था, फिक्र मत करो दोस्त, फिर मिलूंगा हम दोनों। कई सालों बाद आज बिछड़े हुए दोस्त मिले हैं, आज़ाद फौज के हरगोविंद सिंह और ब्रिटिशर्स की तरफ से अनवर हुसैन। दोनों आज एक दूसरे के लिए दुश्मन फौज के हैं। हरगोविंद सर उठा के इधर उधर देखने की कोशिश करता है और अनवर कहता है कि यहाँ पे अब कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। वो अनवर से एक एहसान मांगता है। अनवर कहता है, जान कबूल। अब हरगोविंद जो कहता है वो कुछ इस प्रकार के है कि बगल में जो अंग्रेजू पहाड़ है उसके ऊपर एक पेड़ है, उसमें एक चिता सजाया हुआ है। अनवर को वो पता था, वो सोचता है कि ये कोई निशानी है। हरगोविंद कहता है कि आज रात 8 बजे उस चिता में आग लगा देनी है। अनवर को कुछ समझ में नहीं आता है, वो पूछता है इसका रीजन। हरगोविंद कहने से मना करता है। अनवर कहता है कि लेकिन आज रात में तुम्हारा भागने का बंदोबस्त करना चाहता हूँ। हरगोविंद कहता है कि उसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ उस चिता में आग लगा दो। फिर वहां पर 2 और सिपाही आते हैं। तीनों मिलकर अब हरगोविंद को कर्नल सिम्पसन के पास लेके जाते हैं। सिम्पसन अनवर से पूछता है कि क्या इसने अपना नाम बताया। अनवर कहता है कि सारा कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, आप ही पूछ लो। अब कर्नल सिम्पसन हरगोविंद को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हरगोविंद कहता है, राम अवतार शर्मा। कहता है, तुम हिंदू हो। हरगोविंद कहता है, हाँ। स्पाई हो? नहीं। फिर ऐसे कैसे दुश्मन खेमे में आ गए? कर्नल सिम्पसन कहता है कि सुनो शर्मा, जान की भीख मांग के तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मौत की सजा ही सुनानी है। लेकिन फिर भी अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिए तो शहीद का मौत गिफ्ट कर सकता हूँ, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर सकता हूँ। हरगोविंद अपना एक शर्त रखना चाहता है। वो कहता है कि सिर्फ मुझे मौत ही नहीं, मेरी बॉडी की सत्कार कैसे की जाएगी वो भी मेरे इच्छा से होना चाहिए। हरगोविंद या राम अवतार शर्मा के लिए गीता मंगवाया जाता है और कर्नल सिम्पसन के पास था बाइबल। दोनों अब अपनी अपनी किताबों को छूकर कसम खाते हैं। अब कर्नल सिम्पसन उससे कई सारे सवाल करते हैं। सवालों का सिलसिला खत्म होने के बाद अब हरगोविंद को कर्नल सिम्पसन कहते हैं कि तुमने तो जवाब दे दिया, अब अगर मैंने नहीं माना तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा अंदेशा हरगोविंद को था ही। हरगोविंद कहता है कि तुमने तो बाइबल छूके। कर्नल सिम्पसन हंसने लगता है, कहता है ये बाइबल नहीं, इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी है। हरगोविंद कहता है कि तुमने तो अपना लेफ्टिनेंट अनवर के सामने अपना जुबान दिए थे। मुंह में ना सही, मन ही मन तो वो कह गई कि मेरा कर्नल गद्दार था। कर्नल सिम्पसन अब गुस्से में बाहर चला जाता है। अंदर आकर वो हरगोविंद से कहता है कि ठीक है, बोलो किस तरह से तुम्हारा बॉडी का सत्कार किया जाएगा। हरगोविंद कहता है कि अंग्रेजू पहाड़ के ऊपर एक हिला हुआ पेड़ में एक चिता सजाया हुआ है। आज रात 8 बजे किसी ब्राह्मण के जरिए उसके बॉडी को वहां जलाया जाना चाहिए। कर्नल सिम्पसन हक्का बक्का रह जाते हैं। बाइनोकुलर लेके वो बाहर जाके चेक करते हैं। वो आके पूछते हैं कि इसका रीजन क्या है। हरगोविंद अब कहता है कि पहले वो पहाड़ इन लोगों का कब्जे में था। तब उनके ब्रिगेड के कमांडर ने उनसे कहा था कि C4 हाईलैंडर्स या फिर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए जो फौजी सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए शहीद हो जाएगा उसका बॉडी उस चिते में जलाया जाएगा। इस वजह से जब आज रात में वो चिता जलेगी तब जहां जहां के आजाद हिंद फौज को वो चिता दिखाई देगी वो सब राम अवतार शर्मा का नाम करेंगे। कर्नल अब अनवर को बुला के बोलते हैं कि ये आदमी स्पाई है पर निडर है, इसे मैं फौजी मौत ही गिफ्ट कर रहा हूँ। 10 मिनट में इसका मौत का फरमान जारी हो जाएगा, तुम अब इसे लेकर जाओ। उसे ले जाते हुए अनवर पूछता है कि बंदूक का निशाना कैसा है तुम्हारा? मौका मिलते ही मेरा रिवॉल्वर अगर मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं तो मेरे पैर में गोली मारकर भाग सकते हो ना? हरगोविंद सिंह वैसे ही बहुत खुश था। वो कहता है कि भागना कौन चाहता है? अनवर को कुछ समझ में आता नहीं। वो पूछता है हरगोविंद से कि बात क्या है, तुम भागने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, यहाँ पर कैसे पहुंचे, धर्म कैसे त्यागे, इतना अच्छे बिजनेसमैन से तुम कैसे फौजी बन गए? हरगोविंद ने सारे सवालों का जवाब दिया क्योंकि उन लोगों के पास काफी टाइम था। वो कहता है कि अनवर से विदा लेने के बाद अनवर को छोड़ने के इल्जाम में उससे आजाद हिंद फौज का काम छीन लिया जाता है। छीनने वाले थे आजाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह और फिर ये काम चला जाता है ब्रिजलाल के पास। हालांकि बाद में नेताजी के इंटरफेरेंस से ये काम फिर से हरगोविंद को रिटर्न मिलता है। फिर ब्रिजलाल से उसका बिजनेस क्लैश होने लगता है और धीरे धीरे वो आजाद हिंद फौज के प्रति अट्रैक्टेड फील करने लगता है। फिर एक 26 जनवरी को हरगोविंद अपना सारा कुछ आजाद हिंद फौज में दान करके आजाद हिंद फौज का सिपाही बन जाता है। दोस्तों, इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर भी मिल जाएगी। आप चाहो तो उस लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। पिछले कई महीनों से वो सिपाही बनकर काम कर रहा है। कल शाम छामोल बोल के एक जगह पर वो आया था। वहां का कमांडर है मेजर जनरल मोहम्मद जमान कियानी। हरगोविंद को देखकर वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर लगता है कि अल्लाह ताला ने अभी तक हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। हरगोविंद को कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूछता है कि बात क्या है। हल्का हंसते हैं मेजर जनरल कियानी, फिर कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और खतरनाक काम है जो तुम्हारे जैसा ही कोई कर सकता है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ऐन मौके पर तुम हाजिर हो गए। हरगोविंद कहता है, हुक्म फरमाइए साहब। मेजर जनरल कहते हैं, हुक्म तो मैं कर दूं, लेकिन थोड़ा हिचकिचा भी रहा हूं। हरगोविंद इसका कारण पूछते हैं तो कियानी कहते हैं, क्योंकि तुम अकाली सिख हो।
हरगोविंद को इसका अगला पिछला कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ज्ञानी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें सारा कुछ खोल के बताऊंगा, लेकिन इसके बाद में अगर तुमने मना कर दिया तो यकीन मानो मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा। वो कहते हैं अंग्रेसू पहाड़ की चोटी में जो चिता तुमने 2 महीने पहले बनाए थे उसके बारे में तुम्हें याद है? हरगोविंद कहते हैं याद है उसे। दरअसल 2 महीने पहले जब हरगोविंद ने कोई डेयरिंग काम पाने का ख्वाहिश जताया था तब उसे एक मिडनाइट में इस चिता को सजाने का काम दिया गया था। उस दिन उससे इसका रीजन पूछने का हक नहीं था। आज मेजर जनरल ज्ञानी उससे खुलकर कहते हैं। वो हरगोविंद को जंग का हालात बताते हैं। छामोल से खानजोल बोल के जगह था, वहां पर उन लोगों के कुछ सैनिक अटके हुए पड़े थे। उनका कमांडर है मेजर आबिद हसान। वही आबिद हसान जो नेताजी के साथ जर्मनी से सबमरीन में बैठ कर आए थे। वहां पर जंग चल रहा था। उन लोगों के पास पहले 300 सिपाही थे, अब 50 बचे हैं और इन लोगों ने अभी तक सरेंडर नहीं किए हैं। तो उनके पास में कोई रेडियो सेट नहीं है। तो बात ऐसी थी, जब वो लोग वहां से रिटर्न होंगे तब 72 घंटे के अंदर अगर हम लोगों ने उस चिता को आग लगा दिए तो वो लोग समझ जाएंगे कि बीच का रास्ता हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, वो अंग्रेजों के पास चला गया। तो वो लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे रिटर्न आने के लिए। पहले अंग्रेजू पहाड़ और बीच का ये रास्ता पूरा आजाद हिंद फौज के कब्जे में था। आज वो अंग्रेजों के कब्जे में है। 48 घंटा बीत चुके हैं। वो लोग लगभग बिना खाए पिए हैं। अब अगर हम लोग कल शाम 8 बजे तक उस चिता में आग नहीं लगा देते हैं तो वो लोग समझेंगे पूरा रास्ता हम लोगों के कंट्रोल में है और वो लोग बेखौफ इस तरफ आने लगेंगे। उन लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि ये मेरा सिग्नल नहीं है। सोच सकते हो हरगोविंद, 2 दिन से भूखे प्यासे लोग जब इधर आएंगे तो उन लोगों का क्या हशर होगा। उनमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा और उसमें एक औरत भी है। हरगोविंद औरत के बारे में सुन के चौंक जाता है। तब ज्ञानी कहते हैं, हाँ लैंस नायक सुभद्रा जायसवाल, तुम तो जानते हो उन्हें। सुभद्रा जायसवाल दरअसल बृजलाल की बेटी है और हरगोविंद और सुभद्रा एक दूसरे को चाहते थे। ये सुनकर हरगोविंद का बॉडी थर्रा कर कांपने लगता है। पूरे फौज जब 50 लोगों को पकड़ेंगे सबको मार डालेंगे सिवाय एक के। मेजर जनरल हरगोविंद से पूछता है, क्या इस खतरनाक काम को अंजाम तुम दे सकते हो? हरगोविंद कहता है, जान कबूल सर। मेजर जनरल कहते हैं कि सिर्फ जान देने से नहीं होगा सरदार जी, उससे भी बड़ी चीज़ देनी होगी तुम्हें। हरगोविंद को अब कुछ समझ में नहीं आता है। मेजर जनरल तब उसे सब कुछ खोलकर कहते हैं कि सुबह ही 2 बर्मी चौंग वहां पर पहुंचे थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। उन्हें उस अंग्रेजू पहाड़ के चोटी में जाना है। वहां उनका कोई पैगोडा है जो बमबारी में टूट चुका है। वहां पर वो अपने पूजा करने का जो चीज होते हैं उसको लेकर कोई सेफ जगह पर जाने वाले हैं। कर्नल कियानी ने उनसे कहे हैं कि वो हर तरह का हेल्प करने के लिए राजी हैं और उन लोगों से कहे हैं कि उसी दिन सुबह एक और बुद्धिस्ट मॉन्क उन लोगों के कैंप में आए हैं जो खुद उस पैगोडा में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन वो गूंगा बह रहा है और उन मॉन्क्स ने उसे ले जाने के लिए राजी हो गए हैं। कर्नल कियानी हरगोविंद को वो मॉन्क बनने के लिए कहते हैं। हरगोविंद कहता है, तो इसमें हिचकिचाहट कैसी? कियानी कहते हैं कि हिचकिचा इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम सिख हो और इस काम के लिए तुम्हें तुम्हारा सिर मुंडन करना पड़ेगा। मैं मुसलमान हूं और ये ऑर्डर मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? हरगोविंद अब स्थिर हो जाता है। वो सोचता है कि कैसा इम्तिहान है। फिर बाद में मेजर जनरल कियानी से एक कहानी सुनने के बाद में रोते हुए सैल्यूट करके उनसे कहते हैं कि फिर जान से जो बड़ी चीज है मैं वही दूंगा, सिर के बदले बाल। 10 मिनट का समय मांगकर ग्रंथ साहिब से कुछ पाठ कर लेता है वो, फिर अपना सर आगे कर देता है, दाढ़ी मूछे बाल सब उड़ा देता है और पहन लेता है बुद्धिस्ट मॉन्क का ड्रेस। अब ये तीनों बुद्धिस्ट मॉन्क उस अंग्रेजू पहाड़ की तरफ जाने लगे थे। अंग्रेज लोगों के एरिया में पहुंचते ही एक आवाज उन लोगों के कान में आता है, हॉल्ट, हु कम्स देयर। उन तीनों को बंदी बनाकर ले जाया जाता है कर्नल सिम्पसन के पास। कर्नल सिम्पसन को हरगोविंद पर डाउट होता है। वो चालाकी से उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारा जाता है उस शाम में। ये सारी घटनाएं पिछली शाम की है। तब से वो उस जेल में कैद था। ये सारी कहानी सुनने के बाद में अनवर हरगोविंद को कहता है कि हमें तो लगा था कि आजाद हिंद फौज जापानी को हुक्म से चलता है और नेताजी जापानियों का पुतला है। हरगोविंद कहता है कि पूरी तरह से गलतफहमी है ये। अनवर को अब सब कुछ समझ में आता है। वो कहता है कि नहीं तो तुम जैसा अमीर आदमी कैसे नंगा फकीर बन जाता है और इस तरह से बुद्धिस्ट मॉन्क का भेष। दोनों थोड़ी देर चुप रहने के बाद में अनवर कहता है, कोई बात नहीं, तुमने अपना कह दिया है, अभी मेरा सुनो। तुमने मुझको जान दिया है, मैं भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अनवर अब वहां से निकलने के लिए तैयार होता है। हरगोविंद उसे रोक कर पूछता है कि लेकिन मुझे यहां से कैसे बचाओगे दोस्त, वो तो नामुमकिन है। अनवर घूम कर कहता है कि उस दिन उस प्रिजन कैंप से भागने के टाइम में भी तुमने कहा था कि वो नामुमकिन है। हरगोविंद पूछता है, लेकिन वो चिता? अनवर कहता है, वो भी जलेगा आज रात। हरगोविंद पूछता है, कैसे? अनवर अपनी घड़ी की तरफ देख के बोलता है, फिक्र मत कर दोस्त, फिर मिलूंगा हम दोनों। अनवर अपने 2 साथी को बुला के बोलता है, इस जापानी कुत्ते का पहरा दो, मैं आता हूँ। वो दोनों से जीवन सिंह और फतेह सिंह, उन दोनों को भी अब आजाद हिंद फौज के बारे में हर चीज हरगोविंद ने बता दिया। इसी बीच दोनों हरगोविंद का मुरीद बन चुके थे। मौत का फरमान लेकर शाम में जब अनवर उन लोगों के पास आते हैं तब तक वो दोनों आजाद हिंद फौज के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर पाल रहे थे अपने मन में। अनवर जीवन सिंह और फतेह सिंह को बुला के बोलता है कि इस जापानी कुत्ते को यहाँ मारकर ढोकर अंग्रेजों पहाड़ के चोटी तक लेके जाने का दरकार नहीं है। फायरिंग स्क्वाड को बुलाया नहीं जाएगा।
इसको यहाँ से पैदल ही वहां तक लेके जाया जाएगा, फिर वहां पे गोली मार के उसे वहां चिता पे जला दिया जाएगा। अब उन दोनों में से एक आदमी अनवर को टोकता है कि इसे हर बार जापानी कुत्ता क्यों कहता है, वो तो आजाद हिंद फौज का एक सिपाही है। अनवर अब उन दोनों को साइड में ले जाके कुछ सलाह मशवरा करते हैं और हरगोविंद को कहते हैं अब कोई डर नहीं है भाई, ये दोनों भी अब हमारे ही साथ है। और फिर इसके बाद क्या होना था, ये चारों उसी शाम वहां से भाग गए थे और उस चिता को आग लगा दिए थे। वो आग सिर्फ वही नहीं, पूरे खानजोल से छामोल तक हर किसी ने देखा, कियानी से लेकर अबीद हसन और कर्नल सिम्पसन तक। कर्नल सिम्पसन को डाउट होते ही उन लोगों के पीछे अपना सिपाही भेजे और उन लोगों को दोनों तरफ से घेरने का कोशिश किया और ये लोग और अबीद हसन मिलकर दूसरे रास्तों से फिर रिटर्न आते हैं। बहुत तकलीफ हुआ था उन लोगों को रास्ते में, उन लोगों के ऊपर बमबारी किया जाता था, काफी बहादुरी के साथ लड़ाई करते करते वो लोग रिटर्न हुए थे। अनवर हुसैन, जीवन सिंह, फतेह सिंह अब आजाद हिंद फौज में ज्वाइन कर लिया था। बाद में अनवर हुसैन, हरगोविंद सिंह और अबीद हसन को सरदारी जंग खिताब से नवाजा गया था। अनवर और हरगोविंद ने इसके बाद कई महीनों तक साथ में आजाद हिंद फौज में काम किए थे। नेताजी के ऑर्डर से जब 1945 में आजाद हिंद फौज सरेंडर करने लगा था, उस वक्त मेजर जनरल शहनवाज खान के लीडरशिप में जो 50 जन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने निकल पड़े थे, उसमें हरगोविंद सिंह और अनवर दोनों थे। इन लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और कोइंसिडेंटली पकड़ने वाला था कर्नल सिम्पसन। उस दिन कर्नल सिम्पसन ने अनवर को पहचान लिए थे और पुराना हिसाब मिटाने के लिए उसे अलग करके ले जाया गया था। 21 मई 1945 यही वो आखिरी दिन था जिस दिन हरगोविंद ने अनवर को आखिरी बार के लिए आजाद हिंद फौज के सिपाही के रूप में देखा था। हरगोविंद सिंह समेत इन लोगों को काफी दिनों तक बर्मा में बंदी बना के रखा गया था। साथ में थे और भी कई आजाद हिंद फौज के सिपाही। बाद में लाल किले पे विचार के लिए इन लोगों को जहाजों में ठूस ठूस कर जानवरों की तरह हिंदुस्तान लाया जा रहा था। उस जहाज के अंदर हरगोविंद सिंह का जान पहचान बढ़ता है एक डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस के साथ में। डॉक्टर बोस भी एक प्रिजन कैंप में थे। उन्होंने अपनी काफी सारी कहानियां सुनाई हरगोविंद को। वो कहते हैं कि प्रिजन कैंप में डॉक्टरों का कमी थी तो उन्हें भी वहां पे ट्रीटमेंट करना पड़ता था। उन्होंने हरगोविंद को एक कैदी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रिजन कैंप में रहते वक्त एक बार एक सीरियस पेशेंट को लाया गया था जिसके पूरे बॉडी में कोड़े मारने के निशान थे। उस आदमी को ठीक होने में 15 दिन का वक्त लग गया था। जब बाद में डॉक्टर बोस ने उस आदमी से पूछा था तुम्हारा ये हाल क्यों किया गया, तो उस आदमी ने कहा था कि दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था। इस वजह से अंग्रेजों ने उससे कुरान शरीफ को छू कर कसम खिलाने के बाद एक नाम के बारे में बार बार पूछ रहा था जो वो हरगिज बताने के लिए राजी नहीं हुआ। इसी वजह से अंग्रेजों ने चाबुक मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दिया था। हरगोविंद पूछता है कि वो नाम क्या है जिसके वजह से ये सब किया गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि वो नाम था राम अवतार शर्मा। हरगोविंद की आंखें भर आती है। जय हिंद दोस्तों।